बनू आप देख रहे हैं समझिए.com। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान का सारा घमंड पल भर में तिनके की तरह बिखर जाता है। नेपाल से रसुआ जिले के शांत और खूबसूरत पहाड़ों में भी बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ है। आसमान बिल्कुल साफ था, कोई मूसलाधार बारिश नहीं हुई, लेकिन तभी अचानक पहाड़ों की ओर से एक रहस्यमयी धुएं से गुबार उठा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक खौफनाक गर्जना के साथ तिब्बत की सीमा की तरफ से पानी का ऐसा महासैलाब आया जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। नदी की धारा नहीं बल्कि मौत की एक विशाल दीवार दौड़ रही थी। देखते ही देखते हंसते खेलते गांव, बहुमंजिला इमारतें, पुल और विशालकाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस प्रलयकारी जलधारा में विलीन हो गए, समा गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते और चिल्लाते रहे, ऊपर की तरफ भागे, लेकिन पानी का वेग इतना प्रचंड था कि दर्जनों लोग इस महाप्रलय में बह गए। इस कुदरती तबाही ने न सिर्फ नेपाल के रसुआ और नुवाकोट को हिलाकर रख दिया, बल्कि इसकी सीधी गूंज अब भारत के बिहार राज्यों में भी सुनाई दे रही है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में खौफ का माहौल है, क्योंकि नेपाल की नदियों से बहकर ये पानी अब प्रलयकारी रूप लेकर भारतीय सीमा में दस्तक देने वाला है। आज समझिए.com में मैं इसी महाप्रलय के बारे में और इसके आने वाले भारत के खतरे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। नेपाल के रसुआ जिले के टिमरे और स्कैब्रेसी क्षेत्र में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तिब्बत सीमा से सटे पहाड़ों के पीछे अचानक सफेद और भूरे रंग का एक धुआं जैसा विशाल गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई भूस्खलन जैसा है, कोई पहाड़ का हिस्सा गिर रहा है या फिर ज्वालामुखी जैसा दिख रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह क्या है। महज कुछ ही मिनटों में भोटे कोशी नदी का जल स्तर सामान्य से ऊपर दर्जनों फीट ऊपर उठ गया और केवल पानी नहीं था बल्कि इसके साथ करोड़ों टन वजनी भारी पत्थर, मिट्टी, पेड़, मलबे का रेला था, जो रास्ते की हर रुकावट को चकनाचूर करता हुआ तूफान की तरह, बवंडर की तरह आगे बढ़ता रहा। और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि यह हुआ क्या। अचानक से आई जल प्रलय में आधिकारिक तौर पर अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की बात की जा रही है, जबकि 384 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लापता लोगों में कम से कम 150 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो व्यापार, सीमा पार परिवहन या फिर मजदूरी के सिलसिले में वहां पर मौजूद थे। टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात नेपाल पुलिस के नौजवान भी इस जल प्रलय में बह गए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। और अगर कुल सीमा को आप गौर से देखें तो ये करीब 1000 लोग इस महाप्रलय में गायब बताए जा रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के इस महातांडव ने बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे खौफनाक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 4 मंजिला मजबूत कंक्रीट की इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गए और नदी के दोनों तरफ जितने भी मकान बने हुए हैं उन सबको चीरते हुए अपने अंदर समाते हुए ये ले गया। इसके साथ साथ विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सरकार का पल भर में बह गया, पता ही नहीं चल पाया। अरबों का ढांचा ताश के पत्तों की तरह बह गया। चीन और नेपाल को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण फ्रेंडशिप ब्रिज भी पानी के प्रचंड थपेड़ों को नहीं झेल सका और पूरी तरह ध्वस्त हो गया। राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाली सेना,
सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को मोर्चे पर तैनात तो कर दिया है। राहत कार्य के लिए 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, लेकिन त्रासदी की गंभीरता तब सामने आई जब टिमुरे गए हेलीकॉप्टर को बिना उतरे ही वापस लौटना पड़ा। और उसकी वजह यह थी कि यहां पर जो हेलीपैड बना हुआ था वो हेलीपैड भी पूरा इलाका नदी के मुहाने में समा चुका है। पायलट के मुताबिक ऊपर से देखने वाला ये पूरा गांव, पूरा टिमुरे गांव नक्शे से मिट चुका है, पानी में बह चुका है। और अगर नजर आ रहा था तो चारों तरफ केवल मटमैला पानी और उसका मलबा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि आप चल रहे थे, लेकिन मैं जल्दी से आपको बहुत सारी महाप्रलय की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तिब्बत के ग्यारोंग पोर्ट का सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो नेपाल के रसुआ जिले के ठीक सामने है। अचानक से आई बाढ़ ने सबसे पहले यहां पर तबाही मचाई, बाद में नेपाल में भारी नुकसान पहुंचाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें कोई बचा होगा। आप वीडियो को गौर से देखिए, कल्पना कीजिए इस पानी की कि हो क्या रहा है। ना कोई बारिश की स्थिति थी, ना कोई घने बादल थे, लेकिन अचानक से जो हुआ वो भयानक था। उसकी कल्पना किसी ने सोची नहीं थी। नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी में अचानक जो भयानक बाढ़ आई है, इसमें लोग बह गए हैं। गांव, बाजार, पन बिजली परियोजना नष्ट हो गई हैं। सेना और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। नदी के बहाव की दिशा में नुबाकोट और धाडिंग में अलर्ट जारी किया गया है। रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग में चीनी हिस्से का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आप देखिए। उसे देखकर भी आप चौंक जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते। सरकारें कोशिश कर रही हैं। हेलीकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित तो बचा लिया है, लेकिन खबरों के मुताबिक मुंगलिंग, काठमांडू और पोखरा के बीच का जो मध्य बिंदु है, यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भोटे कोशी नदी जिसमें बाढ़ आई है, तिब्बत की तरफ से यह पूरा पानी आया था। बाढ़ का पानी जो नेपाल में प्रवेश किया। बाद में बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सोनाली सीमा पर भी, सोनाली सीमा तक यह रास्ता 5 घंटे का है। और इस बीच बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यह पानी अपने साथ, बाढ़ का पानी अपने साथ, महाप्रलय का पानी अपने साथ तबाही लेकर आ रहा है। तेज बहाव का जो पानी है वो आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे ये तेज बहाव का पानी आ रहा है और हर किसी को अपने अंदर नीलता हुआ चला जा रहा है। नेपाल में आई बाढ़ ने रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। खबरों के मुताबिक करीब 1000 लोग इस बाढ़ के पानी में बह गए हैं। ये जो दृश्य देख रहे हैं ना टीवी स्क्रीन पर, धुंधला सा, ये भयानक है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका अपनी चपेट में ये ले चुका है। और ये सब कुछ हुआ ग्लेशियर के फटने से। कल्पना कीजिए, हिमाचल, उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों के बारे में कहा जाता है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में यहां जो प्रलय आएगा उसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। और उसका असर दिल्ली, एनसीआर तक आपको दिखेगा। लेकिन नेपाल का जो पानी है, वो पानी के बहाव के आगे कोई चीज टिक नहीं सकती थी। देखिए, लोग भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी अपने अंदर सब कुछ नीलता हुआ चला जा रहा है। नेपाल में मची इस भीषण तबाही का सीधा असर अब भारत के बिहार राज्य पर पड़ रहा है। शुरुआत हो चुकी है। नेपाल की नदियों से बहकर जो आ रहा अतिरंजित जल प्रवाह बिहार के मैदानी इलाकों में बड़ा खतरा बन रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर नगर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल है। केंद्रीय आपदा प्रबंधन और राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंडक और कोसी नदी में लगभग 3 से 10 फीट से अधिक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव उठ सकती है। आपातकालीन बैठक बुलाकर सभी जिला अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और बेतिया में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को नार्बो, सैटेलाइट फोन और
लाइफ सेविंग गियर के साथ तैनात कर दिया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। राहत शिविरों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नदी के आसपास से हट जाइए। आपका अगर घर है, कोई भी ऐसा स्थान है, वहां पर मत रहिए। नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार में कैसा होता है, इसे समझने के लिए नदियों के भौगोलिक रूट को जानना बेहद जरूरी है। इस पूरी तबाही का केंद्र तिब्बत का हिमालय क्षेत्र है। तिब्बत के ऊंचे शिखरों में, मैं अब जो टीवी स्क्रीन पर आपको नक्शा दिखा रहा हूं, ग्राफिक दिखा रहा हूं, इसे गौर से समझिए। तिब्बत के ऊंचे शिखरों में निकलने वाली भोटेकोशी नदी बहुत ज्यादा तीव्र ढलान में बहते हुए नेपाल के रसुआ जिले में प्रवेश करती है। रसुआ से ये पानी, ये नदी त्रिशूली नदी में मिल जाता है और इसके बाद त्रिशूली आगे बढ़ते हुए मत्स्यरगंदी और अन्य हिमालयी नदियों के संग मिलकर संगम से विशाल गंडकी या फिर सप्तकोशी तंत्र में निर्माण करती है और नेपाल के पहाड़ों से उतरते ही ये जलधारा प्रचंड वेग हासिल कर लेती है। यही जल राशि, यही जल आगे जाकर भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर बराज और हनुमान नगर बराज पर भारी दबाव बनाती है। जब नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली का जल स्तर बढ़ता है तो बराज के सभी फाटकों को खोलना पड़ता है। ये पानी सीधे बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर होते हुए गंगा नदी में जा मिलता है। पिछले वर्ष भी भोटेकोशी में इसी तरह उफान आया था, जिससे नेपाल का फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया था और बिहार के मैदानी इलाकों में भयंकर जल जमाव और कटान का संकट पैदा हुआ था और उस वक्त भी वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। इस प्रलयकारी बाढ़ की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रसुआ और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे में केवल 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इतनी मामूली बारिश से इतनी भयानक बाढ़ आना बिल्कुल नामुमकिन है। विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस तबाही का कारण स्थानीय वर्षा नहीं है, बल्कि सीमा पार तिब्बत में किसी विशाल ग्लेशियर झील का फटना है। गोल्फ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और UNDP की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भोटेकोशी और त्रिशूली नदी बेसिन में कुल 122 ग्लेशियर झीलें स्थित हैं। इनमें से कई झीलें बेहद संवेदनशील श्रेणी की हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से इन ग्लेशियरों के पिघलने की दर बहुत तेज हो गई है। जब किसी बर्फीली झील का प्राकृतिक बांध टूटता है तो लाखों क्यूबिक मीटर पानी एक साथ वेग के साथ यानी कि तेजी के साथ गिरता है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अब वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 122 झीलों में से कौन सी झील फटी है। यदि ऊपर बनी अन्य झीलें भी इससे प्रभावित हुई हैं तो आने वाले दिनों में तबाही का अगला दौर शुरू हो सकता है। सतर्क रहने की जरूरत है। इंसान समझता नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के भयानक दौर में भारत के हिमालयी क्षेत्रों में एक ऐसा अदृश्य ना दिखने वाला खतरा मंडरा रहा है जो पल भर में लाखों जिंदगियों को लील सकता है। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर तेजी से पिघलते ग्लेशियर के कारण हजारों बर्फीली झीलें बन चुकी हैं। जब इन झीलों में पानी का दबाव सीमा के बाहर हो जाता है या फिर भूकंप या भूस्खलन के झटके लगते हैं तो ये कुदरती बांध ढह जाते हैं। विशेषज्ञों की चेतावनी के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे भारतीय राज्यों में स्थित दर्जनों ग्लेशियर झीलें अति संवेदनशील श्रेणी में आ चुकी हैं। जब ये झीलें फटती हैं तो बिना किसी मूसलाधार बारिश के पहाड़ों में लाखों टन मलबा, भारी पत्थर और मटमैले पानी का ऐसा प्रचंड वेग नीचे भागता है, जिसके सामने कंक्रीट के विशाल बांध, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, राष्ट्रीय राजमार्ग और पूरे के पूरे शहर तिनके की तरह बह जाते हैं। सिक्किम की लहोनक झील और उत्तराखंड की केदारनाथ जैसी ऐतिहासिक त्रासदियां इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि ग्लेशियर का फटना
किस कदर तबाही मचा सकता है। भविष्य में इसका सबसे बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, मैदानी आबादी पर पड़ेगा। न केवल पर्वतीय इलाकों के खूबसूरत शहर नक्शे से मिट जाएंगे, बल्कि पहाड़ों से उतरने वाला ये मलबा मैदानी इलाकों की नदियों की तलहटी में जमा होकर भीषण बाढ़ और जल जमाव का स्थायी कारण बनेगा। अगर समय रहते इस संवेदनशील झीलों पर एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और कंट्रोल्ड ड्रेनेज जैसी आधुनिक तकनीक का सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो भविष्य में हिमालय का ये बर्फ बम भारत के लिए अपूरणीय क्षति का कारण साबित हो सकता है। और इसलिए बार बार तमाम पर्यावरणविद हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर चेतावनी देते रहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ग्लेशियर झील फटने के पीछे 5 मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं। कुछ चर्चा हमने कर ली, लेकिन आपको थोड़ी स्पष्टता के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि पहला कारण ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघलकर झीलों में पानी की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी वजह है एवलांच या फिर बर्फ का खिसकना। जब भारी बर्फ का तौदा झील में गिरता है तो पानी का जो विस्थापन है वो होता है। तीसरी वजह क्या है? भूस्खलन, जिससे मलबा झील में गिरकर पानी को बाहर उछाल देता है। और चौथी बड़ी वजह है, चौथा बड़ा कारण है सक्रिय भूकंपीय हलचल, जो झील के प्राकृतिक मोरेन बांध, एक नॉर्मल बांध होता है, उसमें दरार पैदा कर देता है। और पांचवी वजह है पानी का आंतरिक दबाव, जिसमें मिट्टी और बर्फ में बना कच्चा प्राकृतिक बांध अचानक से ढह जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। बिहार के लिए खतरा यह है कि बिहार का एक समतल मैदानी ढलान पर स्थित है, जहां नेपाल की पहाड़ियों से पानी का प्रचंड वेग नीचे आता है, रफ्तार के साथ आता है, तो बिहार की नदियों का उफान भी आ जाता है। तटबंधों पर, तटीय इलाकों पर अचानक से अत्यधिक दबाव बनने से उनके टूटने का खतरा पैदा हो जाता है, जिससे बिहार के ग्रामीण इलाकों में रातों रात बाढ़ का पानी आ जाता है। तिब्बत के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में स्थित कई बर्फीली झीलें बीते कुछ दशकों से आकार में 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। जब तापमान अचानक बढ़ा तो ग्लेशियर के पिघलने की गति अप्रत्याशित तौर पर तेज हो गई। पानी का आयतन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोरन यानी कि कंकड़, पत्थर और बर्फ से बना कुदरती बांध इस विशाल भार को संभाल नहीं पाया। वैज्ञानिक भाषा में इसे सस्पेंडेड वाटर बम कहा जाता है। और जब ये प्राकृतिक बांध टूटा तो औसतन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी गगनचुंबी लहर घाटी से नीचे उतरा। और जब ये नीचे आया तो इसकी रफ्तार और बढ़ती गई, विशालकाय पत्थरों को अपने साथ लिया, उन्हें उखाड़ते हुए, जैसे कि प्लास्टिक की गेंद होती है, वो तमाम पत्थर उछलते हुए पानी के साथ नीचे बढ़ते चले गए। और उसके बाद धूल और धूल के साथ साथ धुएं का, पानी का गुबार आया और वो गुबार अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। नेपाल के पहाड़ों में तबाही मचाने के बाद जल प्रलय का जो केंद्र बिंदु त्रिशूली और गंडक नदी का निचला प्रवाह है वो बन चुका है। त्रिशूली नदी का जल स्तर अपने खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बह रहा है। नेपाल के चितवन और नवलपरासी के निचले इलाकों को खाली करा रहा है। यही त्रिशूली नदी जब भारत की सीमा में प्रवेश करती है तो इसे गंडक यानी कि नारायणी के तौर पर जाना जाता है। नेपाल में हुई इस त्रासदी ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार की अचानक आने वाली मौत, तबाही को झेलने के लिए तैयार है। बिहार का उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा नेपाल से आने वाले दर्जनों नदियों से घिरा हुआ है। राज्य में हजारों किलोमीटर लंबे तटबंध बने हुए हैं, लेकिन जल स्तर में अचानक 3 मीटर से 10 मीटर तक की ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए तो क्या ये तटबंध झेल पाएंगे? आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का कहना है कि पानी का दबाव एक सीमा से ज्यादा बढ़ता है तो तटबंधों में सीपेज या ब्रीच यानी कि दरार होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब संभावना बढ़ जाएगी तो फट जाएगा, और जब ये बांध फट जाएगा तो फिर तबाही का मंजर आपके सामने होगा। इस विषय में इतना ही। अब एक और विषय लेकर आया हूं और वो है H1N1